ठीक है। तो हम लोग कल गॉस लॉ पे बात कर रहे थे ना, तो आज उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। ठीक है। हाँ, तो ये समझते हैं गॉस थ्योरम क्या है। देखो, होता ये है कि जैसे कल हम लोग बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है और थीटा पे ना। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज निकालता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो केवल चार्ज पे डिपेंड होना चाहिए। इस बात को किसने बताया? गॉस ने। हाँ, ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। तो चलते, एक्चुअली गॉस ने क्या कहा कि देखो भैया, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, और अब चार्ज है तो यहाँ से ये बहुत सारी क्या निकल रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? 3 4 7 7 है ना। अच्छा, हम कोई एक सरफेस एरिया यहाँ ले लेते हैं, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं? आर पार कितनी जा रही हैं? 7 ही जा रही हैं। इस बड़े वाले से कितनी जा रही हैं? इस टेढ़ा मेढ़ा वाले से, ऐसे ऐसे वाले से, ये टेढ़ा मेढ़ा वाले से कितने जा रहे हैं? 7 ही जा रही हैं। इसका मतलब है कि हम इस चार्ज के चारों तरफ किसी भी तरीके का सरफेस एरिया अपने मन से किसी भी शेप, किसी भी साइज का एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये जो सरफेस एरिया है ना, ये जो टेढ़ा मेढ़ा हम ले रहे हैं, इनको बोलेंगे गॉसियन सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ कोई भी आप इमेजिनरी सरफेस ले लो, उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? अब उसकी एरिया गॉसियन सरफेस की एरिया हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ लिया गया कोई क्या है? इमेजिनरी सरफेस होता है। तो कोई पूछे कि गॉसियन सरफेस क्या है, तो बोलोगे क्या? इट इज, यस, इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस, ठीक है ना। हाँ, इमेजिनरी सरफेस। हाँ, अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ लिए गए इमेजिनरी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो गॉस ने क्या बताया? गॉस ने ये कहा कि भाई हमारा कोई चार्ज है और ये कोई सरफेस एरिया है। तो ये कौन सी सरफेस एरिया? ये जीएस है, मतलब गॉसियन सरफेस। ये है गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस है तो इससे ये क्या निकल रही होगी? इलेक्ट्रिक, हाँ, फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही होगी। कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा ना। तो गॉस ने कहा कि जो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा ना, वो दरअसल कुछ और नहीं होगा, उस जो चार्ज है उसके अंदर वो का 1/ε0 टाइम होगा। मतलब इस सरफेस एरिया से बाउंडेड चार्ज है, वो चार्ज आई आई इंटू 1/ε0। यही चीज आपका क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स बराबर Q इंटू 1/ε0, मतलब चार्ज इंटू 1/ε0 ये हो जाएगा। तो ये दरअसल तुम आप चाहो तो 1/ε0 ना लिख करके आप ऐसे ही लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Q/ε0 क्या दिक्कत है उसमें? तो इसको थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। तो गॉस ने ये बोला है ना, हाँ, अकॉर्डिंग टू किसके? गॉस के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, ठीक ना, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, ठीक है, आप चार्ज, ठीक है, चार्ज बाई दैट सरफेस। अच्छा, ये जो सरफेस की बात कर रहे हैं कि वो सरफेस के द्वारा बाउंडेड हो, इसी सरफेस को कौन सा सरफेस बोल सकते हैं? हाँ, गॉसियन सरफेस।
तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए, तो फाई बराबर हो जाएगा Q इंटू 1 क्या, एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, अब इसमें समझना ये Q कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर पैक रहेगा। ये कौन सा चार्ज है, हाँ ये गॉसियन सरफेस, जैसे मान लो आई हम मान लिया ना कि आई गॉसियन सरफेस है, तो एक करे अंदर जितना चार्ज पैक रहेगा ना उहे चार्ज हाई है, हाँ और कोई नहीं है। तो ये जो चार्ज है ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है कि बाहर का है, अंदर का, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी, तो चार्ज क्यों ना दिखा के बस ENC लिख देते हैं। ENC मतलब इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज मतलब उस सरफेस एरिया से पैक रहेगा, इनक्लोज मतलब पैक। इनक्लोज को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मतलब अंग्रेजी में समझने के लिए पैक, ठीक है। ये चीज है, तो बड़े इत्मीनान से समझ लेना, बस मेन चीज फार्मूला याद रखना है। ये चार्ज क्या है, ये Q इनक्लोज क्या है, Q इनक्लोज का मतलब ये कौन सा चार्ज है, वह चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर पैक है, ये समझने का मतलब है। ये पूछना था, जैसे चार्ज है तो मैं पहले समझ रहा था ना, हाँ। ये तो चार्ज लिए, हाँ। एक और उसके ऊपर एक इमेजिनरी सरफेस लिए, प्लेट वगैरह, हाँ हाँ तो लेकिन ये चार्ज उसके प्लेट के अंदर ही है, हाँ प्लेट के अंदर ही चार्ज है। दरअसल जो आप प्लेट समझ रहे हो ना, वो प्लेट कुछ नहीं, वो किसी क्लोज सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा होगा। मतलब जैसे आप फुटबॉल समझ लो, तो ये फुटबॉल है, आप फुटबॉल के अंदर ये चार्ज है, वो कितने भी चार्ज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एक गॉसियन सरफेस ये है, ये कौन सा सरफेस लिया हमने, यहाँ पे मान लो 2 कूलाम का चार्ज है प्लस में, यहाँ पे प्लस में 3 कूलाम का चार्ज है, यहाँ पे प्लस में मतलब माइनस में 1 कूलाम का चार्ज है। तो अब हमें Q इनक्लोज लेना होगा तो कितना कूलाम आएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर जितना चार्ज है वो टोटल निकाल लेना है। तो 2 + 3 - 1, तो कितना आ जाएगा, हाँ 4 कूलाम, बस Q इनक्लोज 4 हो गया। अब एक बात और ध्यान देना है कि ये जो चार्ज हैं, जैसे आपको यदि दिमाग में आए कि भाई हमने तो यहाँ चार्ज सेंटर में रखा था, हैं, तो यहाँ तो कोनो सेंटर में चार्ज नहीं, ऐसे मतलब नहीं है। उस बस है वो सरफेस एरिया के अंदर होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्या दिक्कत है उससे, मान लो अभी इससे कट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है 3 3 6, अब चार्जवा को यहाँ ला देवे तो 6 गई तो निकलेगी, 5 थोड़ी होगा, कहीं ले जाओ उसे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है। तो आपको Q इनक्लोज कौन सा चार्ज है, वह चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, पैक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो अब आओ देखते हैं और चीजों को समझते हैं, देखना। तो ये गॉस थ्योरम हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, तो दरअसल ये जो Q/ε0 है, ये एक्चुअली कुछ है नहीं, ये है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ। मतलब कोई चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, जैसे देखा यहाँ चार्ज है Q, तो हम जो को मन कर रहा है वो उतना को निकाल ले रहा है, ऐसा नहीं है, फिक्स नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वो Q/ कितना होगा, एप्सिलॉन। मान लो कि हम यहाँ पे कोई चार्ज रख देते हैं Q बराबर 8.85 कूलाम का, कितना चार्ज रख दिए, 8.85 कूलाम का रख दिए। तो हम पूछ दें कि जो 8.85 कूलाम का चार्ज है ये कट ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, हाँ। तो तब क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो क्या करेंगे 8.85 में डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से ना, एप्सिलॉन नॉट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12। ये कांस्टेंट है, ये जब एग्जाम देने जाओगे ना, वो पेपर के ऊपर दुनिया भर का सब कांस्टेंट लिखा रहता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे डिवाइड करो 8.85 10 के पावर कितना -12, ऊपर जाएगा ये तो खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा 10 के पावर 12।
मतलब यदि आप कहीं पर 8.85 कूलाम का चार्ज रख लेते हो तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा। अरे भैया बहुत है, ये अंबानी का वो है, जीडीपी है उसका, है ना। ये है कि नहीं। तो सोच लो इतना सारा निकालेगा। तो कहने की बात है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को ही तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो असली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये किसने डिफाइन किया, गॉस ने। गॉस का एकदम एकदम समझ लो ढांसू था एकदम, गॉसन एप्सिलॉन नॉट जैसे पहले में पढ़ा वो वाला, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो ना, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर ना, यहीं से ये वैल्यू आया है। हाई जो वैल्यू है ना वो यहीं से आई है, बस, है ना, टेंशन की बात नहीं है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बार एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 के पावर -12 याद कर लो, क्या दिक्कत है। जैसे इसको याद कर लिया वैसे उसको देख लो। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम हमारा हो गया। एक बात और है, जैसे कभी यदि हमारे दिमाग में कुछ डाउट आए कि क्या ये जो चार्ज है और इसके चारों तरफ जो सरफेस है वो केवल स्फेरिकल होना चाहिए कि किसी भी शेप का होना चाहिए, तो इसका जवाब है कि किसी भी शेप का होना चाहिए, उससे मतलब नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। चार्ज बराबर हो जाए तो समय से फ्लक्स भी क्या होगा, समय से फ्लक्स भी बराबर हो जाएगा। जैसे मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लेंथ से तो नहीं, कुछ नहीं ना खाली बस किससे मतलब है क्या फार्मूला दिया है यार, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दे दिया ना, तो हाई तो कांस्टेंट बटे है, इसी पर डिपेंड करेगा बस। हाँ तो यूनिट है ना, वो तो यूनिट पहले से हम निकाल चुके हैं कि यूनिट वो फाइव यूनिट इससे निकाले थे ना, ई इंटू ए से, तो इसका होता है न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम, ठीक है ना, वो तो इसके डेफिनेशन से आई है। ठीक है, चलो भाई। तो जैसे एक सीबीएसई ने एक सवाल इस पे पूछा हुआ है, उस समय हम कापी चेक किए थे, उसमें बोर्ड में शायद 2020 में बलिया में चेक कर रहे, वहीं पे था सवाल। ऐसे था, ऐसे देखो, ऐसा सरफेस ले लिया, इसमें चार्ज डाल दिया क्यू, ऐसा सरफेस डाल दिया, चार्ज ले लिया क्यू, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इसके अंदर भी चार्ज डाल दिया क्या, क्यू, एक कुल टेढ़ा मेढ़ा ले लिया कुछ ऐसे उठपटांग टाइप का ना, ऑक्टोपस टाइप का है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो कह रहा था कि बताओ कि किस वाले फिगर में इलेक्ट्रिक मतलब ऐसे बोला था, इस ऐसे पहला ऑप्शन φ1 बराबर φ2 है ना, बराबर φ3 बराबर φ4, दूसरा ऑप्शन बोला था कि φ1 ग्रेटर देन φ2 है, ग्रेटर देन φ3 ग्रेटर देन φ4 है, और तीसरा ऑप्शन बोला था कि φ1 लेस देन φ2 लेस देन ऐसे ऐसे φ3 ये है, और फिर उसके बाद चौथा बोला था कि नॉन। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा सही है, बताना ये है कि देखो चार्ज रख दिया और ये सब गॉसियन सरफेस है, तो इनसे फ्लक्स निकलेगा ना, वो तो नॉर्मल बात है कि चार्ज कहीं भी रख दोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन निकालेगा। आइए सरफेस एरिया, अलग अलग डिजाइन का सरफेस एरिया ले लिया, तो किस वाले डिजाइन से, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से किस में जो फ्लक्स निकल रहा है, इसमें फ्लक्स क्या निकल रहा है φ1, इसमें फ्लक्स, इसमें तो किस, तो इस इन सब के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ज्यादा ही निकल रहा है या कम, ये नहीं, ये सब पिक्चर देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता नहीं है। हाँ तो नहीं करता है तो बताओ ना कौन सा सही, तो कौन सा सही है इसमें, हाँ ये वाला बिल्कुल बात सही है। अभी गॉस नियम क्या कहता है कि भाई फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, और चार्ज तो समय क्या है, बराबर है। तो ये गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। तो मेरे दिमाग में अभी आया था ना, जैसे एरिया से नहीं करेगा, जैसे वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मतलब निकलेगा नहीं यार, तो सही मतलब ज्यादा एरिया पे वो निकलेगा, मतलब ना ऐसा, अरे यार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है चार्ज पर ना डिपेंड है, फार्मूला देखो,
तो चार्ज, यदि चार्ज जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और जिसमें कम रहेगा उसमें फ्लक्स कम होगा। अब बराबर रहेगा तो बराबर होगा। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? जैसे मतलब हम अरे कोई कांस्टेंट है, उससे थोड़ी मतलब है। मतलब फॉर्मूला जो बनाए थे वो ये कांस्टेंट है, मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, सीधा सा मतलब ऐसा समझो। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, क्यों, मतलब चार्ज यदि बड़ा रहेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बड़ा निकलेगा। सरफेस एरिया के से कोई डिपेंड नहीं करता है। बात समझ नहीं आ रही है ना? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, देखे ना कितना बढ़िया है लॉजिक। तो इससे ये पता चला कि गॉस थ्योरम किसी भी शेप साइज के सरफेस एरिया के लिए वैलिड है कि नहीं है। तो ये चीजें हैं, देखो। तो एक काम कर लेते हैं, गॉस थ्योरम का ना, गॉस थ्योरम ये तो समझ में आ गया कि किसी भी सरफेस एरिया के लिए वैलिड है। अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन देखते हैं, मेन वही होता है। मेन क्या है, एप्लीकेशन। घर पे रिवाइज वाइज कर रहे हो ना? हाँ देखना एकदम अब आ जाएगा समझ में। अब कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? आएगा। खत्म होने वाला है वो। हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। हाँ तो देखो बाबू, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन समझते हो ना? एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ, हाँ हाँ हाँ, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब होता है यूज, है ना, कि गॉस थ्योरम का यूज कहाँ करें। तो देखो गॉस थ्योरम, सबसे जरूरी बात है कि गॉस थ्योरम का यूज कहाँ करना होता है। तो गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? हाँ, जैसे हमसे कोई पूछे कि भैया गॉस थ्योरम का यूज कहाँ करोगे, किस लिए करते हो, तो कहोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, यह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्या होता है, इंग्लिश बना लेते हो ना आप, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं ना, कोई दिक्कत है? एग्जाम में तो ये आएगा नहीं। हाँ, तो जैसे हम ऐसे हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहे हैं, तो आप इंग्लिश में लिख लोगे ना? चलो तब ठीक है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज होता है, समझ में आ रही बात ना? हाँ ये बस। पूछ रहा था जैसे हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो यही काम करता है, जो हाँ? फॉर्मूला था ई वेक्टर ए वेक्टर, तो ये नहीं नहीं, जैसे ना गॉस थ्योरम तो फ्लक्स निकालने का है ना, तो गॉस थ्योरम फ्लक्स निकालने का फार्मूला है। तो उस फ्लक्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब गॉस थ्योरम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया था वो किसमें यूज होता है, वो क्या कौन सा, वो जो ई इंटू ए कॉस थीटा, हाँ तो वो जो आया था, वो तो वो उसकी डेफिनेशन है, वो नहीं यूज होता है, असली गॉस थ्योरम में यूज होता है। ये फॉर्मूला ठीक ना, वो तो उसका शुरुआती हो गया ना, उसका बेसिक क्लियर करने वाला हो गया। फिर बेसिक को बता दिया, फिर वहां कॉम्प्लेक्स आ रहा था तो गॉस ने कहा कि नहीं नहीं चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो चार्ज वाला बता दिया। तो असली गॉस से नहीं बताया ना, असली तो गॉस का है। आ जाओ, तो पहली बात है कि गॉस का इस्तेमाल, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने में होता है तो कैसे, किसके किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? तो पहला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। कौन सा चार्ज? लाइन चार्ज, ठीक है ना, लाइन चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ क्या, चार्ज। अच्छा, शीट ऑफ चार्ज बोले ना तो इसको समझ लेना, इंसुलेटिंग है वो, क्या है? हाँ। और तीसरा जो निकालना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो, होलो कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। तो कहने का मतलब हमें समझ में आ गया कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से निकालना है? पहला निकालना है लाइन चार्ज की वजह से, दूसरा निकालना है इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की वजह से, तीसरा निकालना होलो स्फेरिकल सेल की वजह से। इन तीनों में से तीनों कभी न कभी एग्जाम में डेराइव करने को आते हैं। हाँ, डेरिवेशन आता है, ठीक ना। अब हम देखो, हम लॉजिक बता रहे हैं कैसे कैसे करना है, वैसे वैसे घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना।
ये पता नहीं चला। ना ना अभी जैसे देखो हमने पॉइंट चार्ज के वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, क्या फार्मूला होता था, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। लेकिन हमसे कह रहे कि अब पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई वायर है जो ऐसे ऐसे चार्ज है, अब इसके वजह से यहाँ से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या होगा, तो ये फार्मूला नहीं होगा, कुछ अलग होगा। हमसे कोई कह रहे कि तुम कोई शीट ले लो, क्या ले लो, शीट, और ये चार्ज है, शीट समझ रहे हो ना, शीट ले लो, ये चार्ज है, तो इसके वजह से आर दूरी पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये नहीं होगा, कोई अलग फार्मूला होगा। कोई कह रहे कि ये जैसे फुटबॉल के नुमा कोई चीज़ है, स्फेरिकल सेल है, और ये कंडक्टिंग है, और ये बाहर बाहर से क्या है, चार्ज है कि नहीं है, बाहर बाहर से क्या है, चार्ज है। तो कोई कह दे कि इसके वजह से यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या होगा। फिर कोई कह दे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या होगा। कोई कह दे कि इसके बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या होगा। तो यही चीज़ हमें सीखना है। ये तो पहले हम सीख चुके हैं, ये तो पहले हम सीख चुके हैं, और डाइपोल की वजह से भी सीख चुके हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके वजह से भी सीख चुके हैं। अब सीखना है इसके वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिजाइन वाले ऑब्जेक्ट के वजह से निकालना सीखना है इस चैप्टर में, 5, ये 3 है। समझ में आ रही बात? पूछ रहा हूँ, जैसे ये प्लस प्लस है ना, हाँ। तो इसे इंटीग्रेशन में हाँ, एक चीज दिया रहता है, छोटा सा एरिया ले लेते हैं, सब प्लस कर, वही काम अभी करना है, तो वही इसमें मतलब वही करना है, वही जो तुम समझ कह रहे हो ना, वही है। छोटे छोटे हर 400 प्लस कर देंगे, टोटल आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही करना है। नहीं नहीं, सही समझ रहे हो, है ना, आप जो जहाँ जा रहे हो सही जा रहे हो आप। तो पहली बात ये तो पता चल गया ना कि क्या करना है, अब कैसे करना है ये सीखना है ना। तो देखो कैसे करना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कैसे करना है। तो देखो पहली बात कि एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, गॉस लॉ इन इंटीग्रेशन फॉर्म, कौन से फॉर्म में, हाँ इंटीग्रेशन फॉर्म, थोड़ा देख लो, इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या बोलता है कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज है ना, और ये कोई क्लोज सरफेस है, मतलब इसको आप ना वॉलीबॉल या फुटबॉल समझो, वॉलीबॉल फुटबॉल समझ लिए, इसके अंदर क्या है, चार्ज है। तो अब यहाँ जो है ऐसे करके ढेर सारा क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। तो क्या करते हैं कि यदि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो पहले एक छोटे से सैंपल से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसमें इधर ही के तरफ एरिया वेक्टर भी हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा एरिया लिए हैं तो वेक्टर डी हो गया, क्योंकि देखो किसी भी क्वांटिटी के सामने डी लगा देते हैं तो वो उसका एक मतलब पूरे का एक टुकड़ा माना जाता है। जैसे वेक्टर ए के सामने डी लगाए हैं तो मतलब पूरे एरिया का एक छोटा सा क्या है, टुकड़ा, हाँ ये टुकड़ा, तो ये डी ए है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा इधर ये भी होगा, वेक्टर ई भी होगा, तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालना, पहले थोड़ा सा फ्लक्स निकालो, तो डी फाई, थोड़ा सा फ्लक्स मतलब इस छोटे से एरिया से, तो डी फाई निकालोगे तो ई इंटू डी ए कास थीटा करोगे, क्या करोगे। और यहाँ पे ये थीटा 0 कैसे, अरे ये देखो ये गोल सा है ना, आप कल्पना करो पूरा एक फुटबॉल है, उसके भीतर क्या है, चार्ज है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एरिया वेक्टर जो होगा वो इस पे तो नॉर्मल होगा, जो गोल सा सरफेस होगा ऐसे गोल सा, तो इससे नॉर्मल होगा, इससे वेक्टर ए हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो ऐसे ही निकलेगी, हाँ तो उसी के पैरेलल निकलेगी, तो थीटा क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, बात पकड़ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। ना इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बोलेंगे, तो अभी आप इसे यूज करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरे उसका नंबर है फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग चीज हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझ सकते हो, मतलब ठीक है ना, ये फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हाँ वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो डी फाई निकालना तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा करोगे, और टोटल फ्लक्स निकालना, और टोटल फ्लक्स तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेट करोगे डी फाई का, क्या करेंगे
इंटीग्रेट। हाँ, थोड़ा सा निकल जाए तो पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। चूंकि ये सरफेस कैसा है, क्लोज है, क्लोज्ड है ना, स्फेरिकल हो चाहे, गॉस थ्योरम में स्फेरिकल सिर्फ कोई मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए, क्लोज। तो क्लोज है, तो ये इंटीग्रेशन के सामने ऐसे पे क्लोज इंटीग्रेशन, ऐसे गोला लगा देते हैं, सर्कल। ये सर्कल बताता है कि जो सरफेस एरिया है वो क्या है, क्लोज, मतलब ये क्लोज इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हो उससे अलग फॉर्मूला लगेगा, वही लगेगा वही, बस बोलने में क्लोज इंटीग्रेशन बोलेंगे, प्रोनाउंसिएट करने के लिए। यहाँ पे जैसे ना अब जैसे 10th वाला बच्चा है, हाँ वो आगे बायो ले रहा है, हाँ, फिजिक्स है तो ना अब ऐसा है ना कि जैसे 10th वाला बच्चा मान लो बायो ले रहा है, तो अब उसको ना जब 11 पढ़ाया जाता है तो ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले ही बेसिक मैथ में आता है, वो उस समय पढ़ाया जाता है, जैसे हम पढ़ाते हैं, है ना। जब आप 11 में आए होते शुरू में ना, तो हम पहले तो 10 दिन हुए पढ़ाते, चाहे मैथ लो चाहे बायो लो, उससे हमको मतलब नहीं है, हम पहले वही पढ़ाते, क्योंकि मैथ में ये चीज़ तो तुम्हें बाद में देखने को मिलेगी 12th में, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो फिजिक्स में 11th से चालू है। तो मतलब हाई लेवल का होता है कि मीडियम का, मतलब बेसिक, बेसिक, हाँ ये फॉर्मूला होता है cos sin जाता है, वैसा ही है, हाँ बेसिक नहीं बता रहे, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ है ना, वो चीज़ है। तो देखो ये कर लोगे ना तो आपका हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए और कॉस में थीटा, मतलब इंटीग्रेशन फार्म में क्या फार्मूला बन गया, तो आप देखो इंटीग्रेशन फार्म में बन गया फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस में क्या थीटा, ये इंटीग्रेशन फार्म है, ये क्या है, इंटीग्रेशन फार्म है। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या है, तो फाई बराबर क्यू बाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, तो सुनो एक मिनट, अब कैसे करना है, पहले तो कुछ स्टेप्स मैं बता दे रहा हूँ, क्या बता दे रहा हूँ, स्टेप। तो हाँ, तो ये स्टेप्स बता रहे हैं, यहाँ पे देखना, कुछ यूज करने के स्टेप, उनको याद रखना काम हो जाएगा। तो हाँ, स्टेप देखो, स्टेप 1 में क्या करते हैं, मतलब कैसे गॉस थ्योरम लगाएंगे। स्टेप 1 में फाइंड डी फाई, क्या निकालो, डी फाई। डी फाई मतलब एक छोटे से एरिया से फ्लक्स, ठीक है, डी फाई मतलब एक छोटे से एरिया से फ्लक्स, मतलब ये कहानी है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 में करना क्या है, इंटीग्रेट डी फाई, डी फाई को क्या करो। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है कि कंपेयर करना है, कंपेयर विथ गॉस थ्योरम। किससे कंपेयर करो भैया, गॉस थ्योरम से क्या करिए, कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद आपका आंसर आ गया, बस। ये कंफ्यूजन है ना, हम्म, ये जैसे आप उस समय ई वेक्टर था, ए वेक्टर था, यहाँ पे स्केलर हो गया, डॉट हो गया। ना देखो, घबरा नहीं, जैसे हम फाई बराबर ऐसे बता रहे होंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ऐसे बता रहे होंगे ना, तो अभी डी फाई करेंगे तो यहाँ वेक्टर डी ए लगा देंगे, बस इतने अंतर हुआ। अच्छा, अब हम बताए थे कि जब वेक्टर आई एरो हटाएंगे ना तो क्या लेते हैं, कॉस थीटा, कल बताइए किए थे। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ई हटा दिए, डी ए कर दिए, अब क्या लेना होगा, हाँ, जब भाई एरो ऊपर तीर रहेगा ना तो डॉट रहेगा तो कॉस नहीं लेना है, और तीर हटाएंगे तो कॉस ले लेना है। वो भी बता दे, साइन नहीं ले सकते हैं। हाँ, साइन तो वो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगा तब, हाँ, तो ये स्केलर इसलिए डॉट है, वेक्टर होता तो क्रॉस होता तो साइन लेते हैं। ये नहीं समझ वो वेक्टर का साइन है ना, हाँ, वेक्टर का है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट नहीं ऐसे देखो, घबराओ नहीं, यहाँ देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है, यदि डॉट हो तो ए बी कॉस थीटा होता है, क्या होता है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो तो ए बी साइन थीटा होता है। बात पकड़ में आ गई। अच्छा, अब देखो, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ये होता है, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई, इसका भी मतलब क्या है, लेकिन फर्क ये है कि यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर स्केलर आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, तो यदि इन दो चीज का मल्टीप्लाई करने पर तीसरा स्केलर आए तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। दो चीज का मल्टीप्लाई करने पर तीसरा वेक्टर आए
मतलब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा आएगा ना। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मल्टीप्लाई किया तो तीसरा कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं। जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, तो 6 रिजल्ट हुआ ना दोनों का। उसी तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ आएगा रिजल्ट। यदि वो रिजल्ट वेक्टर है तो क्रॉस लगाएंगे, और वो रिजल्ट स्केलर है तो डॉट। साइन से पता चलेगा, इससे पता चलेगा नहीं, हमको याद होना चाहिए कि ये फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये नंबर है ना, तो नंबर है तो नंबर की में डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसलिए cos थीटा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाए हैं cos थीटा। तो पहला स्टेप में क्या करना है, डी फाई निकालोगे, ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, हाँ अच्छा, डी फाई निकालने के लिए एक और मैं बता सकता हूं। डी फाई निकालने के लिए पहले आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा, हाँ, तो थोड़ा सा इसमें और एक स्टेप 0 लिख लेते हैं। स्टेप 0, ये भी स्टेप होता है तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना है, फिर डी फाई निकालना है, फिर इंटीग्रेट करना है, फिर कंपेयर करना है। आंसर खुल के आ गया। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, देखना मजा आएगा तुमको, टेंशन वाला एकदम मौज में देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो देखो, पहले किसकी वजह से निकालें, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। तो देखो इनफाइनाइट लाइन पहला वाला, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब कोई वायर है, ये बहुत बड़ा है, बहुत क्या है, बड़ा है, और ये चार्ज है, ये क्या हो गया, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना चारों तरफ, तो उसका फार्मूला क्या होगा, बस समझे। चलो फिर, तो देखो कैसे, पहले तो हमने ये लाइन चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, लाइन चार्ज तो ये लाइन चार्ज, ये प्लस है पूरा, देखो ऐसे ऐसे क्या है, ये प्लस है, हो गया ना ऐसे, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। तो पहला काम ये होगा कि गॉसियन सरफेस ड्रा करें। तो याद रखना, गॉसियन सरफेस जिस शेप का, जिस डिजाइन का चार्ज ऑब्जेक्ट रहता है, उसी डिजाइन का गॉसियन सरफेस खींचना है। जैसे ये वायर है, तो चार्ज वायर है तो किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का। अरे वायर सिलिंडर है ना, होता है, तो उसका गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा। तो मान लो हमसे कोई कह दे कि भैया तुमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर दूरी पर, तो इतने ही दूरी का वो मान करके, रेडियस मान करके आप क्या ड्रॉ कर लो, गॉसियन सरफेस। ये क्या हो गया भैया, गॉसियन सरफेस हो गया। अब देखो ये चार्ज है तो इधर ही की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, एक छोटा सा एरिया ले लिया, सैंपल ले लिया, तो इधर ही वेक्टर डी ए भी हो गया। तो दोनों में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अब निकालो डी फाई, क्या निकालो, डी फाई, फ्लक्स थ्रू सैंपल एरिया, कौन सी एरिया, सैंपल एरिया डी ए, सैंपल एरिया डी ए, उससे फ्लक्स निकालना है। तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस में थीटा, और यहाँ थीटा कितना डिग्री है, तो कॉस 0 का वैल्यू, बस तो यहाँ 0 डाल दो और 1 डालो, तो डी फाई बराबर हो गया क्या भाई, ई इंटू डी ए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करो भैया, तो फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू क्या, डी ए, हो गया ना। अच्छा ले, अब हो तो गया, इंटीग्रेट कर लिए, अब क्या करना है, तो कंपेयर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग जीटी मतलब, चलो तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, ये तो कहता है कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये ना कहता है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा ले, तो ये क्यू बाई क्या हो गया, देखो ये कांस्टेंट होता है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया डी ए, ठीक है ना। जरूरी, अच्छा यहाँ पे कॉमन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे कांस्टेंट है तो बाहर हाँ, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अच्छा सुनो एक मिनट, और इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ देखना, यहाँ पे तो थीटा कितना है, 0,
और एक ऐसे यहां भी तो निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, क्यों होगा ना? तो यहाँ थीटा कितना है 90, और जहां cos 90 होगा तो वहां cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो वहां पे फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि फ्लक्स दो प्रकार के सरफेस एरिया से निकल रही है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया से जो नहीं ऐसे घुमा है, राउंड है, रोलिंग किया हुआ है, और एगो सर्क्यूलर से। तो सर्क्यूलर से तो 0 निकलेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया। खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से निकलेगी, कर्व सरफेस एरिया से निकलेगी। केवल किससे निकलेगी? हाँ, क्योंकि सर्क्यूलर फेस से तो फ्लक्स क्या है 0 है। तो एक्चुअली ये कौन सी सरफेस एरिया से निकलेगी बाबू? कर्व्ड सरफेस से। याद रखना इस समय जो ये जो चीज होता है ना, ये गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ये किस, हाँ ये क्या है, सरफेस एरिया। हाँ याद रखना, सरफेस एरिया आप, हाँ एरिया आप गॉसियन सरफेस बोल सकते हो। आप एरिया आप क्या बोल दो, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। एरिया ऑफ क्या, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की एरिया है। अब कौन सी एरिया है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब देखो, तो इसका लेंथ मान लो ना यल है, इसकी वायर की लेंथ मान लो क्या बाबू, यल, और रेडियस क्या है इसकी आर। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला, हाँ कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 10 में था ये, 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का मतलब रेडियस, एच मतलब इसकी हाइट, तो हाइट के जगह पे यल ले लिया हमने। ये जो बताया ये सर्कुलर वाला, हाँ तो ये फिर वायर देखो यहाँ ऐसे लाइन चार्ज है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही निकल रही होगी। ये सब जब सर्कुलर फेस है तो इसकी एरिया ऊपर की तरफ ना होगी, जैसे ऐसे रखा है तो इसकी एरिया ऊपर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल 90। तो जब यहाँ 90 रखोगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0। ये जैसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चारों तरफ से निकल सकती है ना। हाँ चारों तरफ से, देखो आई पूरे चारों तरफ से एकदम निकल रही होगी। मान के चलिए सर्कुलर है तो वो ऊपर भी निकल रही होगी। तो ऊपर कैसे निकलेगी? ऊपर तो फ्लक्स 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे निकल रही है सीधे सीधे, ऐसे जैसे वायर है, ऐसे 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 निकल रही होगी। इधर तो नहीं निकलेगी क्योंकि ऐसे निकल रही है, तो एरिया ऐसे है, तो यहाँ तो फ्लक्स निकल भी नहीं करेगी। केवल फ्लक्स कौन से एरिया से निकलेगी? कर्व सरफेस एरिया से, सर्कुलर से नहीं निकलेगी। चार्ज जो है वो सर्कुलर होएगा। चार्ज मतलब मान के चलिए एटम है, जैसे हाँ चार्ज निकल रहा है तो ये वहाँ पे एटम है तो ऊपर भी तो देगा ही नहीं। ना 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 ना, यहाँ एटम, ये एटम से थोड़ी है भाई, ये दरअसल वायर न है। ये क्या है? वायर है। अब वायर है तो ये पूरा वायर ऐसे ऐसे चार्ज है, हाँ? तो अब ये चार्ज है तो इधर ही निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा आप सोच रहे हो कि यहाँ पर भी चार्ज होगा तो इधर निकालेगा, नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, पता नहीं है कहाँ तक का है। जैसे आप बताए थे ना, चार्ज चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है पूरा, जैसे हाँ तो वो जैसे सर्कुलर है तो ऊपर भी तो फेंकेगी। तो कौन सर्कुलर है? ये तो नहीं नहीं, मतलब चारों तरफ फेंकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पॉइंट चार्ज है हाँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ जाएगी। हाँ। तो जैसे तो यहाँ पॉइंट चार्ज थोड़ी है भाई, अच्छा। ये तो एक वायर न है, तो वायर है तो सीधा सीधा ऐसे ऐसे निकालेगा, ऊपर नहीं निकालेगा। हाँ पॉइंट चार्ज रहेगा तब, ठीक है ना। हाँ चलो बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये सर्कुलर फेस से फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। सर्कुलर फेस से फ्लक्स क्या आएगा बाबू 0। तो आओ देख लो। तो अब देखो पूरी कहानी हो गई बात। तो आपको ये पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालना ना, तो देखो आप, तो ये हो गया बाबू Q/ε0 E इंटू 2 पाई R इंटू यल हो गया। तो E बराबर क्या हो जाएगा? अरे ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है ना बाबू, तो ये जब कर्व सरफेस एरिया रख लिए तब इसको क्यों रखेंगे, उसको, ये पूरे का वैल्यू है, ये उस पूरे का वैल्यू है, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो Q/2 पाई ε0 R इंटू यल, क्या बात सही है? याद करो Q/L क्या होता था, कल बताए थे।
क्यू बाई एल होता है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही होता है ना। तो ई बराबर देखो क्या हो गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हो गया, गेम ओवर, फार्मूला बन के तैयार। ठीक, कौन सा? ये 3 स्टेप। ये वाले, ये कौन सी सरफेस एरिया? ये सी एस से है, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जी एस, गॉसियन सरफेस। तो कर्व सिलेंडर का कोई हमारे पास मान लो सिलेंडर है और इसकी हाइट एच है और रेडियस आर है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बस एच के जगह पे हमने एल ले लिया है। ये 10 की चीज है। तो ये अच्छा, ये ई इधर आया इलेक्ट्रिक। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये डिवाइड मारोगे ना। मल्टीप्लाई वो डिवाइड। हाँ, तो हो तो क्या वही चीज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसमें देखने को मिल रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। तो R बढ़ेगा तो E क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे ये वायर यहाँ है ना और यहाँ निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सो होगा। यहाँ निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम। वहां निकालोगे तो और कम। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फील्ड की ताकत क्या होती जाएगी। तो वही तो बता रहा है वहां पे। नीचे ये था E = Q और वो अपॉन में तो एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पूरा वो आ गया है और वो ये तो क्यू बाई एल लैम्डा रख दिया ना, बाकी जो बचा वो नीचे है। वो पूरा आ गया था ये। ठीक है, ग्राफ भी बनता है इसका। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये मान लो R हो गया और ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ऐसे ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। तो उस दिन बताए थे ना, बस हो गए। तो मेन स्टेप ऐसे याद रखना है, पहले क्या बनाना है? गॉसियन सरफेस। पहले क्या बनाना है? गॉसियन सरफेस। फिर क्या पता करना है? थोड़ी सी एरिया से डिफाई। फिर क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। फिर उसे कंपेयर करके ई का वैल्यू निकाल देना है। बस 4 स्टेप में हमारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है ना, 4 स्टेप में। तो हम सोच रहे हैं कल के लिए भी छोड़ दें। चलो रहे, बंद कर दो।